ऑलवेज द ब्राइट लर्निंग पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 8 के सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ के पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु हैव बीन रिफर्ड एज कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन है, किन्हें कहा गया है कैलीग्राफिस्ट? हिंदी में बोला जाता है सुलेखनबीस या सुलेखक, किसे कहा जाता है? तो a person who specialize in the art of beautiful handwriting are called एस कैलीग्राफिस्ट। मतलब कि ऐसे लोग जो सुंदर ढंग से लिखने में माहिर होते हैं उन्हें सुलेखनबीस कहा जाता है। अब लिखना सभी जानते हैं, पर जो लिखने को एक आर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं, उन्हें सुलेखक कहा जाता है। जैसे कि ये नीचे राइटिंग बनी हुई है, ये देखिए, ये लिखी हुई है, ये लिख रही है ना, ये सुलेखक ने लिखी। हम लोग ऐसा नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हम सुलेखक नहीं। सुलेखक क्या होते हैं? जो इस तरह से या इससे भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच थिंग वर गिवन इम्पोर्टेंस, विच थिंग्स वर गिवन importance in history books of the British period। भारत के आज़ाद होने के पहले हम लोग उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान इतिहास की किताबों में किन बातों को महत्व दिया जाता है? तो किन बातों का महत्व दिया जाता है? एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की एक्टिविटीज़, उनके कामों को। बायोग्राफीज, उनके बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, उनको बायोग्राफीज। और इमेजेस वर गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री बुक्स ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश शासन के दौरान इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के काम, जीवनी और तस्वीरों को महत्व दिया जाता है। काम, जो उन्होंने काम किए हैं। जीवनियाँ मतलब कि जो पुराने लोग होते हैं, उनके बुजुर्ग, दादा परदादा, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनको किताबों में छाप दिया जाता है ताकि लोग उनके बारे में पढ़ें। तस्वीरों को महत्व दिया जाता है, उनकी तस्वीरों को प्रिंट कर दिया जाता है ताकि लोग उन्हें देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द इंडियन हिस्ट्रियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जब ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश शासन खत्म हो गया, तो कौन आए? इंडियन हिस्ट्रियंस आ गए। पहले ब्रिटिश हिस्ट्रियंस होते थे, इंडियन हिस्ट्रियंस आए। उन्होंने हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया? भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का विभाजन किस प्रकार किया? तो उन्होंने, भारतीय इतिहासकारों ने या द इंडियन हिस्ट्रियंस ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? एंशिएंट मतलब प्राचीन, जिसमें पुरानी बात होगी। मेडिवल मतलब मध्य, बीच में ना ज़्यादा पुरानी ना ज़्यादा नई। मॉडर्न आधुनिक मतलब अभी की बातें, उनमें डिवाइड किया। द इंडियन हिस्ट्रियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम ऑफ पीरियड। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालखंडों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है
अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल कोई होंगे जो पहले कभी भारत आए होंगे, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर कब्जा नहीं किया था, राज नहीं किया था, तो भारत की स्थिति क्या थी। इन्होंने कोई किताब लिखी होगी, उसमें इन्होंने ये सब बताया है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, द इंडियन सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट taboos, discrimination and superstitious practice। इसका मतलब ये है कि जेम्स मिल ने ये बताया कि पहले भारतीय समाज में धार्मिक वेर था, लोग धर्म के आधार पर लड़ते थे, जैसे हिंदू मुस्लिम से, जैन बुद्ध से, सिख ईसाई क्रिश्चियन इस्लाम, मतलब अलग अलग प्रकार के। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म के लोग भारत में रहते हैं। एक इंडिया में इतने या इससे भी ज़्यादा धर्म हैं, तो सभी लोग क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही लड़ते रहते थे, कोई भाईचारे वाली भावना नहीं। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट तबूस। कास्ट तबूस क्या था, आप यदि ब्राह्मण हैं तो भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। आप ब्राह्मण नहीं हैं या निचली जाति से बिलोंग करते हैं तो भगवान के पास जाने में ही रोक लगा दी जाती थी आपको, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे वो हैं एग्जाम्पल। आप अभी भी गांव में देख लेंगे कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति हो, कोई निचली जाति का व्यक्ति हो, उसके घर पे नहीं जा सकता है। घर पे जाएगा तो घर पूरा धुल देंगे वो लोग। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। देखिए, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लड़के घर का काम नहीं करते थे, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, और लड़कियां घर में क्या करती थी, काम करती थी। अंधविश्वास पर भी बहुत महत्व दिया जाता था, झाड़ा फूकी इत्यादि पर विश्वास किया जाता था। तो जेम्स मिल ने यही बताया कि ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज में धार्मिक वेर था, जातिगत बंधन था और भेदभाव था, अंधविश्वास था। इसी कारण से ब्रिटिश लोग यहाँ आए और इन सब चीज़ों का, धार्मिक वेर, जातिगत बंधन, भेदभाव और अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन यू फाइंड इन आर्चीज। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। अब अभिलेखागार क्या होता है, जैसे आज की भाषा में मैं बताऊं, लाइब्रेरी, ठीक है, या फिर आपने कहीं संग्रहालय देखा होगा, है ना, उनको हम अभिलेखागार बोल सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश जब थे तब क्या था, क्या रखते थे उनमें। ठीक है। तो वी फाइंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना, मतलब जो सरकारी दस्तावेज हुआ करते थे उनको उनमें रखा जाता था। एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, अभिलेख रखे जाते थे। मैप्स, नक्शे या मानचित्र रखे जाते थे। बायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। बायोग्राफीज किन की, जो ब्रिटिश शासन में थोड़े महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनकी बायोग्राफीज रखी जाती थी। गवर्नमेंट सील्स रखी जाती थी आर्चीज में। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के या ताकतवर व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, why were mapping and surveys done in बंगाल। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण क्यों किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सेटल्ड इन बंगाल, मैपिंग एंड सर्वेस
were done with only to collect complete information about the money. सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग आए थे वो बंगाल में जाके बस गए थे, है ना। बंगाल में आकर बसे थे तो उन्होंने बंगाल के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए बंगाल का पहले तो नक्शा बनाया, मानचित्रण या मैपिंग का मतलब होता है नक्शा बनाया। उसके बाद उसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण यहाँ कितने लोग हैं, कैसी जगह है, क्या काम होते हैं, किस जाति के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं, ये सब सर्वेक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, why is the modern period of history called the era of development? मतलब कि मॉडर्न पीरियड को विकास का युग, आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? अब आधुनिक काल को विकास, डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट हुई होगी इसलिए कहा जाता है। ये हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन को। The modern period of history is called the era of development because during this period forces of modernity like क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है हमें इसमें? साइंस, विज्ञान देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देखने को मिलता है, मतलब संविधान, ठीक है। डेमोक्रेसी, चुनाव वगैरह होते हैं ना, ये सब देखने को मिलता है। लॉजिक, लॉजिक मतलब कि तर्क, टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब कि अब ऊंची नीची जाति नहीं चलती, लड़की और लड़के नहीं चलते, सबको समान नज़रों से देखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आज का युग है मॉडर्न पीरियड, इसको हिस्ट्री में इरा ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान देखने को मिलता है हमें, तर्क मतलब टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, लोकतंत्र मतलब चुनाव वगैरह देखने को मिलते हैं, युक्तियाँ, मशीनें देखने को मिलती हैं, समानता, भेदभाव नहीं देखने को मिलता है, अब सभी एक जैसे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में विकास हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, why was history associated with a string of dates? इतिहास को तारीखों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? भाई बड़ी परेशानी होती है तारीखों को पढ़ने में, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये देखना जरूरी है। हिस्ट्री इज द एसोसिएटेड विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स बिकॉज डेट्स help to organize events in a chronological order, providing a clear and structured view of historical development. इतिहास को तारीखों के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि तारीखें हमें इवेंट्स मतलब कि घटनाएं क्यों हुई थी, है ना, क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, कब हुई थी, ये समझने में मदद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉन एज कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं? ऐसा समय जब कोई एक ताकतवर देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है और उस देश में जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब का इस्तेमाल करता है, उस समय को बोला जाता है कॉलोनियल पीरियड या औपनिवेशिक काल। द पीरियड इन विच अ कंट्री, कौन सी कंट्री? ताकतवर कंट्री, डोमिनेट्स अनदर कंट्रीज, कौन सी कंट्री? कमजोर कंट्री, एंड रूल इट इज नॉन एज कॉलोनियल पीरियड। वह समय, वह काल जिसमें एक देश, कौन सा देश? ताकतवर देश, दूसरे देश पर, कौन सा देश? कमजोर देश पर अपना आधिपत्य, अधिकार
जमा कर उस पर राज करता है, उस पर शासन करता है, उसे ऐसे समय को क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक काल कहा जाता है। जैसे हमारे ऊपर 1947 से पहले किसने राज किया? ब्रिटिश अंग्रेजों ने राज किया। उससे पहले मुगलों ने राज किया। तो वो लोग क्या, वो समय हमारे लिए क्या था? कॉलोनियल पीरियड था, औपनिवेशिक काल था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कोलोनाइजेशन? अब कोलोनाइजेशन क्या होता है, उपनिवेशीकरण क्या होता है? सेम ही है। हम समय को बोलते हैं जिसमें कोई कंट्री हमारे ऊपर राज कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलो उपनिवेशिक काल बोलते हैं। लेकिन यदि कोई देश दूसरे देश पर अधिकार जमाकर उस पर राज करता है तो उसको बोलते हैं, उस राज करने को बोलते हैं उपनिवेशीकरण या कोलोनाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कोलोनाइजेशन? उपनिवेशीकरण से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? व्हेन अ कंट्री, कौन सी कंट्री? ताकतवर कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, डोमिनेटेड अनदर कंट्री, कौन सी कंट्री? कमजोर कंट्री, एंड रूल ऑन इट इज नॉन एज कोलोनाइजेशन। जब एक ताकतवर देश दूसरे देश पर अधिकार जमाकर उस पर राज करता है, उस पर शासन करता है, तो इसे उपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द ब्रिटिश रिजर्व गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को कैसे सुरक्षित रखा? अभी हम पढ़ के आए थे आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होते हैं? जहाँ पर गवर्नमेंट दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें रखी जाती। तो ब्रिटिश लोगों ने भी, अंग्रेजों ने भी वहीं पे रखा था। इन ऑर्डर टू रिजर्व गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड रूम। ब्रिटिश लोगों ने क्या बनाए? रिकॉर्ड रूम बनाए। एंड इंस्टीट्यूशन, जिन्हें क्या कहा गया? आर्चीव्स और म्यूजियम कहा गया। इनमें ही वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, सील, ये सब रखते थे। सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने रिकॉर्ड रूम और अभिलेखागार एवं संग्रहालय जैसी संस्थाओं की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वर द पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक? पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं चलती थी। जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग मशीन हमारे भारत में आ गई, तो लोगों को क्या क्या फायदे हुए? The spread of printing techniques led to revolution in the communication and the book production. Various newspaper and biographies were sold in the local market. मुद्रण, प्रिंटिंग, छपाई के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। स्थानीय बाजारों में विभिन्न समाचार पत्र और जीवनियां बिकने लगी। देखो, पहले क्या होता था? पहले के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, किताबें हाथ से लिखी जाती थी, तो एक किताब लिखने में बहुत समय लगता था। कोई फोटोकॉपी नहीं होती थी, प्रिंटिंग मशीन ही नहीं थी, तो फोटोकॉपी कहाँ से होगी? तो एक किताब लिखी, अगर किसी को वही किताब दोबारा पढ़ना है, किसी और को लेनी है, तो उस व्यक्ति से दोबारा किताब लिखवाते थे, फिर पढ़ते थे। तो लोग इतना पैसा खर्च ही नहीं कर पाते थे, ठीक है, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो पहले टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, प्रिंटिंग टेक्निक्स नहीं थी। अब जब प्रिंटिंग टेक्निक्स आई तो लोगों में कम्युनिकेशन क्या हो गया? बढ़ गया। लोग पुस्तकों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कम्युनिकेशन बढ़ गया, है ना। स्थानीय बाजारों में, मार्केट्स में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आने लगे, तो लोग इनको पढ़कर मोटिवेट होने लगे। वो पढ़कर देश में क्या चल रहा है ना, सभी जगह
बातें होने लगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे हमें देश को आज़ाद कराना है। यहीं से तो स्टार्ट हुई आज़ादी की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हाट इज सेंसस? व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है? जनगणना। हिंदी में बोलते हैं सेंसस को जनगणना। जनगणना क्या होती है? विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस? जनगणना के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है? कलेक्टिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री और अ रीजन इज कॉल्ड सेंसस। मतलब कि किसी देश में या किसी क्षेत्र में कौन कौन लोग रह रहे हैं, किस किस धर्म के लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं, ठीक है, ये सब किस चीज़ से पता चलता है? सेंसस से पता चलता है। किस धर्म के हैं, किस कास्ट के हैं, क्या काम करते हैं, बेरोजगार तो नहीं हैं, ये सब चीज़ हमें जनगणना से पता चलती है, सेंसस से पता चलता है। तो सेंसस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द रीजन ऑफ इंडिया। कितने लोग रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किस कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन, किस धर्म के लोग रहते हैं, एंड ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं। तो हमें सेंसस से क्या पता चलता है? सेंसस से हमें ये पता चलता है कि किस देश में कितने लोग रहते हैं, कित लोगों की संख्या क्या है, उनकी जाति क्या है, किस धर्म के लोग हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये हमें जनगणना या सेंसस से पता चलता है। आई होप वीडियो सभी को पसंद आई होगी, सभी को समझ आई होगी। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो वो कमेंट कर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकता है।